मेरे से तो सेटलमेंट के पैसे लिए थे भाई, बेईमानी क्या थी? कमरा था, बंद कमरे में किस तरह लूट-खसोट की जाती थी। के साथ एक फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, ये काम खूब ऐशो जी ने पिछली बार किए। अब आगे क्या होगा ये भी देख वही लेंगे मुझे हम लोग। ये बाबूलाल जी कटारा कह रहे थे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मेरे संपर्क है, सबने मुझे पैसा भी लिया और मुझे बनाया था। वो व्यक्ति जो सबसे बड़ा लुटेरा था, वो बीजेपी के नेताओं के पहले कॉन्टैक्ट में था। मैं ये तो नहीं कहता लेकिन हनुमान बेनीवाल की अगर सरकार होती है और मैं मुख्यमंत्री नहीं भी होता, मुख्यमंत्री के मैं करीब भी बैठा होता हूँ, तो राजस्थान के अंदर एक भी माफिया बदमाश अपने आप सरेंडर कर देंगे, डर के मारे कि कहीं कहीं भागते फिरे तो कुछ और नहीं हो जाए, जब पकड़े जाओ जेल के अंदर सुरक्षित है हम लोग। कप्तान मजबूत होना चाहिए। यहाँ तो कप्तान है ही नहीं भाई, कहाँ है कप्तान बताओ मुझे। सरकार चुप हो गई, सोचा भूल जाएंगे लोगों को, क्या याद रहता ही नहीं राजस्थान में। मदन राठौड़ को सीरियस कोई नहीं लेता, दिल्ली में तो कोई सीरियस नहीं लेता। बहुत बुरी स्थिति मदन जी की। एक तो क्या इनको ज्यादा मिल गया ना। नमस्कार। वही तो है। भारत विस्तार में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा खुशी का मौका है। राजस्थान की युवाओं की आवाज हनुमान बेनीवाल जी का जन्मदिन है। सबसे पहले सर आपको जन्मदिन की बधाई। और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आज जन्मदिन? धन्यवाद। युवाओं को एक ही प्रेरणा देना चाहूँगा कि धैर्य के साथ आगे बढ़ें, अपना लक्ष्य प्राप्त करें। सरकारी नौकरियाँ ही सब कुछ नहीं होती, सरकारी नौकरियों के साथ-साथ दूसरे नए लघु उद्योग, उद्योग और हर फ़ील्ड के अंदर जहाँ भी आदमी को सुकून मिलता है, उसके अंदर नौजवानों को जाना चाहिए। आजकल राजस्थान के अंदर जिस तरह नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मैं चाहूँगा नौजवान इस नशे से बचे। इसमें एक एमडी, ये सिंथेटिक नशा जो राजस्थान को बर्बाद कर रहा है, कहीं न कहीं हमारी जो नई पीढ़ी वो खात्मे की ओर है। ये बहुत दुःख है हमको, पार्लियामेंट के अंदर भी हम इस बात पे लगातार उठाते रहते हैं। नौजवानों को एक ही संदेश दूँगा, आने वाला समय आपका अच्छा है। निश्चित रूप से आप संघर्ष करोगे तो आगे बढ़ोगे। हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और आपका भविष्य उज्ज्वल है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नौजवान हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान में बड़े नौजवानों की तादाद है। और नौजवानों को एक संदेश ये भी दूँगा कि इन पार्टियों को घर बिठाओ और तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी करो। सर ओमर शीट का जो मामला है उस पर आपका क्या? देखिए, ओमार शीट का मामला तो अभी भजन लाल जी के समय में भी एक एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें ओमार शीट मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें विक्षक के सिग्नेचर नहीं थे, न कैंडिडेट का कुछ था। तो मैंने ये कहा था कि ये पहले तो करते थे आरपीएससी और ये घोटाले, अब पेपर लीक होते थे, अब ओएमआर शीट का घोटाला होगा, ये मैंने उस समय ही बोल दिया था और वही तो हो रहा है सारा। ये पुराना कांग्रेस सरकार के मामले एसओजी पकड़ के ला रही है। निश्चित रूप से एसओजी कार्रवाई करती होगी, लेकिन कुछ दिखाने के लिए करती है, पूरी कार्रवाई एसओजी में नहीं करती। पिछला जो एसओजी का सिस्टम था मैंने देखा, कमरा था, बंद कमरे में किस तरह लूट-खसोट की जाती थी। 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, ये काम खूब एसओजी ने पिछली बार किए। अब आगे क्या होगा ये भी देख कोई लेंगे मुझे हम लोग। कोई मुझे कह रहा था अगर बाबूलाल कटारा से अच्छे से पूछताछ हो जाए तो सारे बड़े-बड़े मगरमच्छ, चाहे डोटासरा हो चाहे फिर गहलोत हो, कोई सारे मगरमच्छ पकड़ में आ जाएंगे। हाँ, ये बाबूलाल जी कटारा कह रहे थे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मेरे संपर्क है, सबने मुझे पैसा भी लिया और मुझे बनाया था। ये उन्होंने खुद कहा था। और निश्चित रूप से मिड डे मील घोटाला, आरपीएससी, एसआई भर्ती, पेपर लीक की जो घटनाएँ हुई थी, ओएमआर चीज़ की, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ इसके अंदर है। और देखिए, रीट का जो एग्ज़ाम है, चाहे मिड डे मील है, इसमें तो आप सीधा-सीधा शिक्षा मंत्रालय सब कुछ करता है। शिक्षा मंत्री तो महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर होता है। शिक्षा मंत्री की तो बात है सारी। लेकिन चूँकि शिक्षा मंत्री को वचन दिया था भजन लाल जी और दिल्ली के एक बड़े नेता ने कि आप तो उपचुनाव में कांग्रेस के कमज़ोर प्रत्याशी उतारो, उपचुनाव भजन लाल जी को जिता दो, उसके बाद आपको हम फ्री कर देंगे। वही वो वादा भजन लाल जी निभा रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस की जहाँ जमानत जब्त हुई 66 से तमाम सीटों पे, उसी का इनाम मिला कि एफआईआर के अंदर भी डोटासरा का नाम नहीं, सिर्फ राजेंद्र यादव का नाम है। जबकि मिड डे मील का जो बड़ा घोटाला था, जो कंपनियाँ काम कर रही थी, वो व्यक्ति जो सबसे बड़ा लुटेरा था, वो बीजेपी के नेताओं के पहले कॉन्टैक्ट में था। फिर डोटासरा ने उसको अशोक गहलोत से मिलाया, ये लाल डायरी के पहले पेज पे लिखा हुआ। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि इसके अंदर अगर पूरी जाँच होगी तो लपटें कहाँ तक जाएगी। तो डोटासरा तो हमेशा कहते हैं मैं ईमानदार हूँ और मैं ऐसे मेरे कोई आरोप तो गिरफ्तार कर ले, उपाड़ ले कुछ। वो तो आरएलपी की सरकार और क्या दे तो बता दें, अभी भजन लाल का मैं क्या कर सकता हूँ? भई वो जाने, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या है अच्छा क्या। मान लीजिए आपकी सरकार हो तो जेल में जाएगा डोटासरा? ये क्या बस बातें कर रहे हो? अब मैं कह रहा हूँ सरकार होगी जब बात करेंगे ना, अभी क्यों कर रहे हो? अगर सरकार होगी, हुँ। तो सवाल नहीं थोड़ी पूछोगे आप। आपकी क्षमता तो बताओ ना, जनता को पता तो चले। अगर हनुमान मेली मुख्यमंत्री होता है तो क्या जेल जाएगा क्या? मैं ये तो नहीं कहता लेकिन हनुमान बेनीवाल की अगर सरकार होती है हुँ। और मैं मुख्यमंत्री नहीं भी होता, मुख्यमंत्री के मैं करीब भी बैठा होता हूँ, तो राजस्थान के अंदर एक भी माफिया बदमाश अपने आप सरेंडर कर देंगे, डर के मारे कि कहीं कहीं भागते फिरे तो कुछ और नहीं हो जाए, जब पकड़े जाओ जेल के अंदर सुरक्षित है हम लोग। अपने आप ही 24 घंटे में मामला ठीक हो सकता है स्टेट, 24 घंटे के अंदर। आप छोड़ो कितने साल कितने दिन।
और निश्चित रूप से अपराध भी खत्म हो सकता है, पेपर लीक की घटनाएं और जिस तरह नशा है सब खत्म हो सके, उसके लिए कप्तान मजबूत होना चाहिए। यहाँ तो कप्तान है ही नहीं भाई, कहाँ है कप्तान बताओ मुझे। कप्तान जिस तरीके से आते हैं, इनको दिल्ली से थोप दिया, इनको खुद को पता ही नहीं क्या है, इनको ये पता नहीं सुबह क्या होना है। ऐसा ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक जैसे ये दोनों। अब पहले महामंत्री हुआ करता सेक्टर महामंत्री, आजकल पोस्ट नहीं है, तो लोग बीजेपी के लोग रो रहे हैं, बीजेपी के लोग मेरे पास आ रहे हैं रोते हुए कि साहब बताओ क्या करें, अब मेरे हाथ में क्या है? मैंने कहा मैं तो क्या करूं बताओ। मदद तो करते ही हो आप सबकी। वो तो अपनी मदद की तो आदत है, कोई भी आएगा तो पार्टी पूछ के जाति पूछ के थोड़ी मदद करते हैं, सबकी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देख के 3 विधायकों के साथ जो एक पहले विधायक हुआ था, 4-4 विधायकों के इस तरह करप्शन के मामले राजस्थान के अंदर हो गए, सरकार चुप हो गई। सोचा भूल जाएंगे, लोगों को क्या याद रहता ही नहीं राजस्थान में। लोग तो 6 महीने याद रखते हैं, 6 महीने बाद भूल जाते हैं लोग। आपकी पाठशाला में पढ़े थे वो तो, देवतराम जी तो। ऐसी कैसी मेरी शिक्षा दी पाठ आपने? मेरी पाठशाला में पढ़े जब तक मैं था, तब तक ठीक था मामला। और जैसे ही मेरे से स्लिप पे उठ बैठ बुरे लोगों के साथ हुई, ज़्यादा गड़बड़ हो गई। निकाला तो मैंने इसीलिए था उनको, ये ज़्यादा करप्शन प्रधान रहते हुए कर रहे थे। शुरू से मैं जानता हूँ, थी थोड़ा-सा पैसे की तंगी रही उनके हमेशा, पैसा देखा हुआ नहीं था और इसलिए पैसे के पीछे भागते थे ये सारा परिवार। पहले से कमीशन-खोरी कर रहे थे। था ही नहीं ना पहले कुछ, पहले सरपंच प्रधान में तो करते ही थे पूरा। पूरा। कई आप जांचों में तो मैंने बचा लिया था इसको 1-2 बार। गलती से कई लोगों को बचाया, मैंने कहा सरपंच मारे जाएँगे, तो उसमें धीरे-धीरे इसने भी अपना कागज़ दे दिया था। तो आपको लगता नहीं अगर मुझे कभी-कभी पता होता तो मैं ज़रूर नहीं बचाता। आपको लगता नहीं गलत कर दिया बचाते ना, उसने कई लोग जाँचें रुकवाई, जो ये कांग्रेस सरकार उस समय 8 से 13 करवा रही थी। उसने उसने अपना कागज़ भी उसमें नाम लिखवा दिया। मैंने कहा इन पंचायतों में राजनीतिक रूप से आप जाँच कर रहे हो। इन्हें भी अपना कागज़ दे दिया, तो ये भी बच गया। पर सर मदन राठौड़ ने कहा था कार्रवाई होगी, फिर कार्रवाई नहीं। मदन राठौड़ को सीरियस कोई नहीं लेता। दिल्ली में तो कोई सीरियस नहीं लेता। दिल्ली में मदन राठौड़ की अगर आप बैठक देखोगे ना, तो मैं तो खुद अचंभित हूँ। ऐसे-ऐसे कमरों में बैठते हैं लोकसभा, राज्यसभा में, जहाँ जहाँ आप सोचोगे कि जिसके पास बैठे हैं वो क्या है? ऐसे कमरों में बैठे रहते हैं और ऐसे कमरों में जाते हैं, जहाँ अगला उठ के भी खड़ा नहीं होता, फिर भी जाके 3 बार दे यार मेरी तरफ भी देखो, म मदन अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष हूँ। बहुत बुरी स्थिति मदन जी की। एक तो क्या इनको ज़्यादा मिल गया ना, 2 बार तो एमएलए रहे हैं शायद ये। अब की बार ब्लैकमेलिंग करके मैं बार्गेनिंग करी, राज्यसभा बन के वहाँ दूसरे नेता बन गए। कहने को तो मोदी जी खास बताते, कौन मानते मोदी जी, आप भी जानते हो। मोदी जी अमित शाह को खास हुआ है क्या आज तक? उनका कोई खास नहीं है। आप तो खास उनको थे। सुनो, उनका तो खास वही जो चलता सिक्का उनका है, और रिजेक्ट हुआ फेंक देते तो हैं। हनुमान बेनीवाल तो चलता सिक्का खुद है। आया था मैं उनका सुनो। नहीं, आप तो चलते सिक्के हो। हाँ, तो मैं खुद आया था, किसानों के लिए मैं आया, सड़कों पे लड़ा। किसानों ने मुझे वोट नहीं दिया, जवानों ने 23 के अंदर ये गलती करी, उसकी सजा भुगतनी पड़ रही लोगों को। और कांग्रेस के साथ मैं आया जब बेचारों का खाता खुला था, तो कांग्रेस के लोग तो भूल ही गए थे कि राजस्थान में खाता भी, जिद की खाता कौन खोले? 11 सीट आ गई, बहुत बड़ी बात है। ये तो खाता खोलने की लड़ाई थी, खाता कौन सा खोलेगा? डोटासरा जी कह रहे हैं मेरे कारण आगे कह रहे हैं। हाँ, कोई अब और आ जाएगी ना आगे, चुनाव तो फिर होंगे ना, 29 में भी होंगे, 28 में भी होंगे, तो देख लें किसके कारण से कितनी आई। वो तो बैठे हैं ना हम लोग, अभी आगे का बता देंगे, अभी आज क्यों भविष्यवाणी करें इसकी, आगे क्या होगा। लेकिन पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में राजस्थान का नौजवान हर वर्ग आरएलपी को एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ा करना चाहता है। उनको नरे- लगता है कि एक ही व्यक्ति है और एक ही पार्टी है जो आम जन की, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित की लड़ाई लड़ रही है। नरेश मीणा आपसे मिले थे सर, क्या मिल के चुनाव लड़ रहे हैं? नरेश की तो मैं मदद करता ही रहता हूँ हमेशा, चुनाव में भी करी और भी, पहले देव लुनियारा लड़ा जब भी मैंने मदद की, अंता भी गया था मैं, आपने देखा था। मदद हर भी नौजवान जो भी लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का है, अगर वो लड़ाई लड़ता है सड़कों पे, तो आंदोलन करता है, तो मैं उसके हमेशा साथ रहता हूँ। और अच्छा आंदोलन जनहित पे करेंगे तो निश्चित रूप से साथ देंगे हम लोग। सर बजरी का आप मामला उठा रहे थे, जोजरी नदी का, फिर अब बजरी का उठाया, तो अब नया प्लान क्या, आरएलपी कौन सा आंदोलन करने जा रही आरएलपी तो दुनिया भर के आंदोलन पड़ा है ना आगे, आरएलपी करेगी। ये आरपीएससी, एसआई भर्ती, ओएमआर, ये तो मैंने पहले कर तो लिए थे, लाखों लोग आ गए थे। अब ओएमआर और दूसरों को लेके एक बड़े आंदोलन की योजना बना रहे हैं, 2-3 दिन बाद उसको एक आंदोलन यहाँ करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा मजबूत इस मामला। है? आप इस दरमियान अब की विधानसभा चलेगी, तो एक छोटा मोटा प्रदर्शन विधानसभा में हमारी पार्टी करेगी। आप इतने प्रदर्शन कर लेते हो, हनुमान जी थकते नहीं होगे कभी? भाभी जी बोलती होगी क्या? इलाज क्या है, तो इलाज क्या बताओ। राजस्थान, अब लोग हमारी तरफ उंगली उठाते हैं, इन्होंने क्या कर लिया, तो हमें गुस्सा आता है, करके दिखाएंगे। अभी तो 28 का हमने दे रखा है कि 28 आखिरी जंग, 28 में नहीं होगा तो फिर किस लिए लड़ेंगे। हम भी सोच रहे हैं फिर लड़ना, तो कोई मेरे पे नहीं पड़ेगा। जनता में आपका नैरेटिव एक बात तो फिक्स है कि हनुमान जी ईमानदार नेता हैं, निष्ठावान व्यक्ति हैं, जब भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि बेईमान व्यक्ति तो लड़ाई नहीं लड़ सकता हर किसी से। बेईमान को दबोच लेते हैं पार्टियों वाले।
हमने तो कभी जीवन में कोई बेईमानी की नहीं, जिसके साथ रहे ईमानदारी से रहे और बहुत से लोगों का साथ दिया, लेकिन लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर थक जाते हैं, नेता हार जाते हैं और टिकट और उनको लास्ट में प्रॉपर्टियां और ये दिखती है सबको कि प्रॉपर्टी हो जाए, टिकट हो जाए, मंत्री बन जाऊं। आपकी तो खाली वो बेईमानी दिखती है, वो छोटा सा एक वो बिजली का कनेक्शन काट। मेरी क्या थी, मेरे तो पैसे लिए थे उल्टे, मेरे से तो सेटलमेंट के पैसे लिए थे भाई, बेईमानी क्या थी। 2 लाख रुपए ले लिए और फिर मैं कोर्ट कचहरी में लड़ा और 13 लाख रुपए मेरे खर्च हुए जनरेटर के और फीस के। 13 लाख रुपए खर्च किए और 11 लाख का बिल था पूरा। तो अब आप बताओ, हाईकोर्ट की डबल बेंच से आदेश कराया मैंने, सरकार को हराया, फटकारा कोर्ट ने कि 2 लाख वही माने जाएंगे सेटलमेंट में, और सेटलमेंट करो उसके अंदर क्या है, क्यों काटा कनेक्शन। तो फटकार तो लगवा दी भजन लाल को, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी मेरा हाथ में होता तो और भी कुछ करता, भी है नहीं मेरा हाथ। सर आपके मित्र करोड़ी लाल जी आजकल अमरूद महोत्सव कर रहे हैं, अमरूद खिला रहे हैं। मेरे को नहीं जानकारी उनके बारे में ज्यादा। अमरूद महोत्सव अब उनको डॉक्टर साहब को देखो, राजस्थान के अंदर को ज्यादा अब लोग इधर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय उनका क्रेज था जब वसुंधरा जी के खिलाफ मोर्चा खोला, बीजेपी छोड़ी, लेकिन वापस उसी पार्टी में चले गए। अब ज्यादा लोग चर्चा भी नहीं करते। ये तो आप बार बार पत्रकार पूछते हो और मैं उनकी चर्चा करता हूँ, बाकी लोग तो उनकी चर्चा भी नहीं करते। मेरा उनसे लगाव था तो मैं कभी कभार नाम ले देता हूँ, बाकी लोग उनको सीरियस ले भी नहीं रहे। उनका अंतिम पड़ाव है इस बार। वसुंधरा जी अभी जाट सम्मेलन में कही कि मैं जाट हूँ, जाट नहीं हूँ। बढ़िया न के मेरे संघर्ष से सब कुछ बन ही रहा है, बड़ी नुकसान क्या है। एक जाटनी तो बन गई, और पहले तो नहीं कहती थी जाटनी हो, ये मेरे संघर्ष से तो हुआ है कि जाटों की एक संख्या और बढ़ी। भाई पहले तो उनका बेटा तो कहता था जाट, लेकिन मैडम ये कहती थी मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय भी नहीं, वैसे मैडम गडरिया है, क्षत्रिय नहीं है, गडरिया, ओबीसी के अंदर आते हैं। और बनती थी राजपूत की बेटी हूँ, जाट, राजपूतों की बेटी नहीं है, ये सिंधिया घराना है, इनकी जाति अलग है और शादी इनकी जाटों में हुई थी। और बाकी की हिस्ट्री आपको पता, भी बार बार उस बात को करने से कोई मतलब नहीं। मेरे पुराने भाषण आप उठा के निकाल लेना, उनको ले लेना, आप लोग पता लग। आप जाट समाज में स्वागत कर रहे हैं आप। अच्छी बात है ना, मेरी बात सुनो, कम से कम जाट तो बोला अपने मुंह से कि मैं जाट नहीं हूँ, ये बोल तो दिया ना। ये मेरे संघर्ष ही तो हुआ, तभी ये जाट सम्मेलन में जाने लगे बीजेपी कांग्रेस वाले, पहले जाट के नाम से ही चिढ़ती इनको। हाँ, तो मेरे संघर्ष से ये तो हुआ कि हर आदमी, हर जाति को मजबूती मिली। आज गरीब से गरीब जाति है, छोटी संख्या है ना उनकी, उनके लिए भी मैं लड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ उनके भी लीडर बने राजस्थान, उस जाति की पहचान हो, क्योंकि किसी जाति का जब तक नेता नहीं होगा ना, उस जाति को कोई नहीं पूछेगा, उनकी आबादी चाहे कितनी हो जाए, लीडर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ प्रत्येक जाति का नेता बने, इसलिए मैं हर वर्ग का नेता तैयार कर रहा हूँ। सेकंड पीढ़ी जबरदस्त तरीके से आ रही है, नौजवानों को देखिए, यहाँ माइंड सेट है लोगों को, कांग्रेस बीजेपी प्रयास कर रहे हैं कि थर्ड फ्रंट माइंड सेट हो, एक बार पार्टियों की दादागिरी खत्म हो। बिना संसाधन, बिना साधन, बिना फंडिंग, आर्थिक तंगी, और उन नौजवानों को लेके चलना कितना टेढ़ा काम बताओ। माफियाओं से लड़ना, और बहुत बुरी दिल्ली की स्थिति देख लो, स्टेट की कांग्रेस तो सरेंडर हो गई, कांग्रेस बीजेपी गोदी में बैठ गई, जाके पैर पकड़ लिए कांग्रेसियों ने। तो कम से कम हम लड़ तो रहे हैं, इसलिए हम स्वाभिमानी है, नींद आराम से लेते हैं रात को। डर नहीं भाई हमारी कोई सीबीआई जांच हो जाएगी, कोई पेपर लीक में आ जाएंगे, कहीं रीट में आ जाएंगे, कहीं दलिया दूध में आ जाएंगे। ये तो नहीं लग रहा लोगों को, लग रहा है कि भाई उनको कौन, बहुत आराम से सो रहे हैं, उठ के चल देते हैं और चैन की नींद लेते हैं। और राजस्थान को बचाने के लिए कटिबद्ध है, बचाएंगे स्टेट को। आप नए युवा जोड़ रहे हैं सर, जो है ना, तो ये युवा ईमानदार हो, इसकी कोई जांच वांच कर रहे हैं? क्योंकि हर कोई डांगा जैसा फिर आ गया तो फिर कैसे करोगे आप? जांच कैसे करोगे? हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ तो जांच आंखें कर लेते हैं हमारे, हमारे पास रहता जब तो ईमानदार है, और गड़बड़ होते ही भगा देता हूँ मैं। फिर पहले पहले तो जांच करते हो कोई आजकल? आंखें है ना, ये कर लेती है। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, शिक्षण से पता लग जाए ये व्यक्ति कितना चलेगा और कितना क्या है। मेरे पास रहते हुए लोग चोरी नहीं करते, इतना मैं कह सकता हूँ। उनको पता अगर कर ली तो शाम से पहले पहले भगा देंगे। इतना प्रयास कर सकते हैं यार, इस युग के अंदर अगर इतना प्रयास करना ही बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी आरएलपी की फौज है, लाखों की तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कभी गलत काम कोई नहीं करता। किसी तरह गलत काम की बात भी आती है तो फटाक से मैसेज जाता है और अपना आप ठीक हो जाता है। सर ब्यूरोक्रेसी तो आपको मानती है, एक बात है, तुरंत आ जाती है। पता नहीं कौन मानता कौन नहीं मानता, इनसे क्या होता है ब्यूरोक्रेसी। सरकार बने जब ही होगी, सरकार ही सब कुछ होती है। सर एक अंतिम सवाल, सर गौरी नागौरी है, वो अभी कह रही कि मैं चुनाव लड़ूंगी, और मेरे इंटरव्यू में कह रही थी कि आपको तो उसने ही उकसा के काफी पॉपुलर किया, आपके साथ देखा था मैंने उसका इंटरव्यू। आप क्यों उकसा रहे हो उसको इतना? मैं क्यों सर, सर, वो तो मेरे को इंटरव्यू में कह रही थी मैं डरती नहीं हूँ हनुमान बेनीवाल से, तो मैंने कहा फोन लगा ले। तो मेरे से क्यों डरे? तो मैं कोई गुंडा बदमाश थोड़ी हूँ, मैं तो सीधा आदमी हूँ, मेरे से डरना भी नहीं चाहिए किसी को। वो तो कह रही थी लड़ना चाहिए चुनाव, बिल्कुल लड़ना चाहिए। हाँ, वो ऐसी कह रही थी मेरे पास सिक्योरिटी है, मैं डरूंगी क्यों, हाँ, 40 बाउंसर रखती हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो ऐसे लोगों का समय आने वाला, बिल्कुल।
बाउंसर वालों का। नहीं, नहीं, अभी ऐसे लोग आएँगे ना, नए-नए लोग राजनीति में आएँगे, किसी के साथ बैठे हुए काफ़ी देर तक हँस मैंने रहे हैं। आपको फ़ोन भी लगाया, आपका फ़ोन बाद में आया। लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी आपका फ़ोन ही नहीं उठाते। मैंने कहा हनुमान जी बेनीवाल तो हर युवा का फ़ोन उठाता है। आप कहते हैं मैं तो उनसे बहुत पुराना मेरी दोस्ती है, हैं? कैसे नहीं उठा सबके फ़ोन उठाता हूँ मैं और विशेषकर प्रेस वालों के और आम जन का उठाता हूँ, प्रेस का तो उठाता ही मैं फ़ोन। जो नंबर सेव है उनके पक्के उठाता हूँ फ़ोन। कई बार नहीं उठा पाते, एक नंबर है बहुत फ़ोन आते हैं, तो मैं वापस कर लेता हूँ। अगर आपका किसी वक़्त मैंने वो नहीं उठाया, कहीं बैठा तो वापस कर दिया होगा मैंने थोड़ी देर बाद। लोग तो चिढ़ाने के लिए कहते होंगे आपको भाई आपकी दोस्ती टूट जाए। लोग ये ट्विटर पे लिख रहे थे हनुमान बेनीवाल ने आपका फ़ोन नहीं उठाई, बेइज़्ज़ती कर दी आपकी। नहीं, नहीं ऐसे फ़ोन उठाना करने से थोड़ी होती है। ऐसे अपना प्रेम ज़बरदस्त है, गाढ़ा प्रेम है, ऐसे नहीं हो सकता। आप तो लीडर बनाओगे मुझे वैसे भी। हाँ, हाँ, ज़रूर। तो ये थी हनुमान बेनीवाल खास बातचीत की। आज इनका जन्मदिन है, बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद।